आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय सेकंड उपभोक्ता संतुलन पर। आज का ये वीडियो इस अध्याय का अंतिम वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम उपभोक्ता संतुलन पर चर्चा करेंगे, जो कि तटस्थता वक्र या अनअधिमान वक्र, जिसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं, उसके माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनता है कि रेखाचित्र द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटस्थता वक्र तथा कीमत रेखा का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन पर लिखिए। तो हमने ये देखा था कि इस अध्याय के अंतर्गत उपयोगिता किसे कहते हैं, और उपयोगिता के दो अप्रोच पर हमने चर्चा की थी, जिसमें पहली जो अप्रोच थी गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसमें हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता पर चर्चा की, और इसी में हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम तथा सम सीमांत उपयोगिता नियम पर भी चर्चा की। उसके बाद हमने दूसरा दृष्टिकोण था, वो था क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण को हमने तटस्थता वक्र, जिसे उदासीनता वक्र तथा अनअधिमान वक्र कहते हैं, उसके माध्यम से हमने जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसको समझा था। उसमें हमने तटस्थता वक्र की विशेषता, तटस्थता वक्र की परिभाषा, उसके बाद हमने कीमत रेखा पर भी चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम तटस्थता वक्र तथा कीमत रेखा के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम उपभोक्ता संतुलन पर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो आपको किन किन बिंदुओं को अपने नोटबुक में लिखना है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य यहाँ क्या है उसके बारे में एक पैरा लिखना होगा। उसके बाद आपको उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या हैं उनको लिखना होगा, और उसके बाद रेखाचित्र बनाना होगा तथा अंत में रेखाचित्र का आपको स्पष्टीकरण करना होगा। इन बिंदुओं को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य क्या है उस बिंदु को लगाना है, और उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है वो आप सुनिए, और साथ साथ एक दो बार वीडियो देखिए। उसके बाद आप ये जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको नोटबुक के अंतर्गत लिखना है। उपभोक्ता संतुलन का हमारा तात्पर्य रहेगा कि उपभोक्ता संतुलन में वहां रहता है जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो बच्चों, यहां आपको इस प्रकार से लाइन लिखनी होगी कि उपभोक्ता संतुलन वहां होता है जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद कीमत रेखा तथा तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन को हम निम्न रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वो शर्तें क्या हैं उनके बारे में भी हमें लिखना होगा। तो जैसा कि आपकी नोटबुक में आपकी जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या 20 में उपभोक्ता संतुलन के बारे में लिखा हुआ है। तो उपभोक्ता संतुलन लगाकर आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां अपनी संतुष्टि को क्या करता है, अधिकतम करता है। या इस प्रकार से लिख सकते हो, उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न दो शर्तों का होना आवश्यक है। यहां आपको ये तीन शर्तें दे रखी हैं, ये दो शर्तें तो एक जैसी हैं, ठीक है, और ये है दूसरी शर्त। तो इसको आप 1 पॉइंट देना है और इसको 2 नंबर पॉइंट देना है। तो पहली शर्त क्या है कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्यों होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि इस 1 नंबर बिंदु के अंतर्गत क्या है कि जो कीमत रेखा है जिसे बजट रेखा कहा है तथा तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। जैसा कि आप इस
डायग्राम के अंतर्गत, रेखा चित्र के अंतर्गत पी पॉइंट देख रहे हो, और इस पी पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये आपकी कीमत रेखा या बजट रेखा और ये तटस्था वक्र IC2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है, किसी प्रकार से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। पहली शर्त बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, अथवा लगाकर फिर ये दूसरा पॉइंट आप लगा देना को उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के क्या होती है, बराबर होती है। बच्चों, हमने पहले पूर्व की वीडियो में देखा कि MRS/XY ये तटस्था वक्र का स्लोप होता है, ढाल होता है, जिसको हमने हमने जब तटस्था वक्र के बारे में पढ़ा था तब हमने ये देखा था। और ये PX/PY बच्चों, ये कीमत रेखा जिसे हम बजट रेखा कहते हैं उसका स्लोप होता है। चूंकि हम देखते हैं कि जैसा कि इस डायग्राम में देखें कि इस तटस्था वक्र का इस P बिंदु पर स्लोप निकालना हो तो हम क्या खींचेंगे, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा बिल्कुल इस AB के अनुरूप होगी। इसका मतलब इस AB का जो स्लोप होगा वही इस तटस्था वक्र का स्लोप होगा। जबकि AB क्या है, एक कीमत रेखा है, एक बजट रेखा है, और उसका स्लोप हम जानते हैं PX/PY, जिसकी भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जिन बच्चों ने जो पूर्व के वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं वो अवश्य रूप से उन्हें देखें। और ये तो हो गया आपकी कीमत रेखा का ढाल, और हमने देखा था उस तटस्था वक्र, उदासीनता वक्र का ढाल, जो कि ΔY/ΔX बराबर MUX/MUY बराबर MRS/XY, इसकी भी हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की थी। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि जो तटस्था वक्र का स्लोप है वही तटस्था वक्र के स्लोप के बराबर ही कीमत रेखा का स्लोप होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब यहां दोनों का ढाल एक दूसरे के बराबर है। इस प्रकार हम देखेंगे कि पहली शर्त यहां हमें संतुलन की ये निकल कर आ रही है कि दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और अर्थात ये दोनों एक दूसरे को संतुलन बिंदु पर स्पर्श करने चाहिए। तीसरी शर्त, जिसे हम दूसरी शर्त कहेंगे, चूंकि जैसा कि मैंने बताया है इसको आप प्रथम शर्त रखना और इस दूसरे बिंदु को आप अथवा लगाकर लिख देना है दूसरी लाइन। और दूसरी शर्त है उपभोक्ता की जो आवश्यक शर्त है, ठीक है, यह है कि संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स होना चाहिए। जैसा कि हमने तटस्था वक्र के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा कि तटस्था वक्र जो कि ऋणात्मक ढाल का होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है, साथ ही हमने देखा ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स, जिसे उत्तल कहते हैं, वो होता है, जिसका हमने कारण भी जाना था। जैसा कि हमने विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ा कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर क्यों होता है, उसका कारण हमने ये जाना कि एक वस्तु जो कि हमने अक्ष वस्तु ली थी और दूसरी वस्तु हमने वाई ली थी। अक्ष वस्तु की जैसे जैसे हम इकाइयों में वृद्धि कर रहे थे, वाई वस्तु की इकाइयों में हम कमी कर रहे थे। लेकिन बच्चों, जैसा कि हमने वहां बड़ी बारीकी से देखा था कि अक्ष वस्तु की इकाइयों में हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे थे, जबकि वाई वस्तु की जो मात्रा में कमी की जा रही थी वो हमने देखा था घटती हुई दर। जैसे हम मान लें कि पहले 5 का त्याग किया, फिर 4 का त्याग किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो ये जो 5, 4, 3, 2, 1 है, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, MRS/XY है, और जो कि कैसी है, घटती हुई है। इसलिए इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटता हुआ होना ही इस तटस्था वक्र का मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होने का कारण बनता है। तो बच्चों, यहां हम देखेंगे कि दूसरी जो शर्त है कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना चाहिए, तो ये आपको 2 शर्तें हमने देखी, बड़ी सरल सी शर्त है। पहली शर्त के अंतर्गत हमने देखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, अर्थात
यहाँ हम देखें कि दोनों का जो स्लोप है, ढाल है, वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त हमने ये देखी कि जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा है। एक दो बार वीडियो देखिए, फिर आप नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन के बारे में लिखना होगा, उसके पश्चात आपको ये दोनों शर्तों को लिखना होगा, फिर आपको हेडिंग लगानी होगी रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो बच्चों फिर आपको ये डायग्राम का निर्माण करना है। जैसा कि यहाँ भी मैंने एक डायग्राम बनाया है, वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब इस डायग्राम के अंतर्गत हम जैसा देखें, आपको ये रेखाचित्र 2.12 ये इस प्रकार से नहीं लिखना है, कहीं ये आप लिखने लग जाओ तो ये ऐसा लगेगा नकल मारी है। तो आप सबसे पहले आपका कार्य होगा कि इस प्रकार से आपको एक ये रेखाचित्र बनाना होगा। अक्ष अक्ष पर आपको वस्तु अक्ष को लिखना होगा और यहाँ वस्तु y को लिखना होगा। ए बी जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कीमत रेखा है, बजट रेखा है, और ए बी का यहाँ तात्पर्य क्या है, वो एक उपभोक्ता की लिमिटेशन को दर्शाती है, उसकी सीमाओं को दर्शाती है कि इसके यहाँ रहते हुए ही उन वस्तुओं के संयोग को वो खरीद सकता है। जैसा कि हम ये देखें कि हमसे पूछा जाए कि ये 3 उदासीनता वक्र है, तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, तो इन तीनों तटस्थता वक्र पर अगर हमें ये कहे कि आप किसका चुनाव करोगे, तो हम निश्चित रूप से ये IC3 तटस्थता वक्र का चुनाव करना चाहेंगे और उसके R बिंदु पर हम रहना चाहेंगे। उसका कारण हमसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि इन तीनों तटस्थता वक्रों में ये सबसे ऊपर का तटस्थता वक्र है। जैसा कि हम जानते हैं, एक तटस्थता वक्र जितना अधिक ऊंचा होता है, संतुष्टि का स्तर भी उतना ही अधिक होता है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये IC3 पर जो मिलने वाली संतुष्टि का लेवल है वो इन दोनों तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक होगा। लेकिन जैसा कि हम बाजार के अंतर्गत जाते हैं, बाजार में हमें कभी जलेबी खाने की इच्छा होती है, कभी लड्डू खाने की इच्छा होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन जेब में क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम ये देखें कि जाना तो हम IC3 पर जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी बजट रेखा तो बहुत नीचे रह जाती है, AB है। और जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में देखा कि ये बजट रेखा कब बनती है, जब उपभोक्ता की आय दे रखी हो और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता अगर अक्स वस्तु को खरीदना चाहेगा केवल, तो ज्यादा से ज्यादा वो कितनी मात्रा खरीद सकता है, OB मात्रा खरीद सकता है। और केवल वो Y वस्तु को खरीदना चाहेगा तब वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों OA मात्रा का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हम देखें कि ये AB हमारे सामने एक बजट रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब हम इस बजट रेखा के माध्यम से देखें तो इस IC3 तटस्थता वक्र को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसे अगर हम प्राप्त करना चाहें या आपसे पूछे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, तो हमें तटस्थता वक्र को यहाँ तक ले जाना होगा। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक तटस्थता वक्र ऊपर की ओर कब जाएगा, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि वर्तमान में इस आय के दिए हुए होने पर इस IC3 तटस्थता वक्र को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करें इस IC1 की, तो IC1 को तो वो प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ हम कोई एक पॉइंट दे दें, आप E पॉइंट दे दो और यहाँ F दे दो। E और F को उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो तटस्थता वक्र पर भी स्थित है और कीमत रेखा पर भी स्थित है। लेकिन हम देखें बच्चों इस P पॉइंट की अपेक्षा कि ये जो दोनों E और F बिंदु हैं वो अपेक्षाकृत IC2 तटस्थता वक्र के जो नीचे का तटस्थता वक्र है IC1 पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कोई तटस्थता वक्र नीचे की ओर स्थित होता है उस पर संतुष्टि का लेवल भी कम होता है। इसलिए कोई भी उपभोक्ता उतने रुपए खर्च करके कम संतुष्टि को प्राप्त
नहीं करना चाहता। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, ऐसा होता है कि जैसे 40 रुपए किलो चीनी है और हम उसको 40 रुपए दे दें और उससे कहें भाई हमें तो आधा किलो चीनी दे दो, तो इतना कोई होशियार बच्चा नहीं होता कि वो पैसे तो पूरे दे जाए और मात्रा कम ले आए। ऐसा भले ही हो सकता है कि दुकानदार के चपेट लगाकर भले ही आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कम चीज ले जाए। ठीक उसी प्रकार हम देखें कि पैसे तो उतने ही खर्च हो रहे हैं लेकिन संतुष्टि कम प्राप्त हो रही है, ऐसा कोई भी उपभोक्ता नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार हम देखें कि ये बी बिंदु है वो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा, तो यहां आप एरो का निशान लगाकर लिख सकते हो उपभोक्ता संतुलन बिंदु, उपभोक्ता संतुलन बिंदु। तो ये उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। और यहां हम देख रहे हैं कि जो दो हमने शर्त देखी थी वो भी पूरी हो रही है। और शर्त क्या थी कि ये एक दूसरे को क्या करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए, न कि काटने चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं इस बिंदु को हमने ई बिंदु लिया था, तो यहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श हो रहे हैं अर्थात यहाँ दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर है। और दूसरी शर्त जिसको हमने आवश्यक शर्त माना है वो शर्त है कि तटस्थ वक्र यहाँ मूल बिंदु के प्रति उम्तोदर कॉन्वेक्स होना चाहिए। फिर इस प्रकार आपको लिखना है और रेखा चित्र का स्पष्टीकरण करना है। रेखा चित्र का स्पष्टीकरण देख लीजिए। चित्र में AB बजट रेखा है तथा तटस्थ मानचित्र में ये IC1, IC2, IC3 तीन तटस्थ वक्र है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। P बिंदु पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र IC2 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अतः यह उपभोक्ता का संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता अक्ष की OL मात्रा और Y की OM मात्रा को खरीदता है। बच्चों बड़ा सरल सा डायग्राम है, लगभग ये संभावना रहती है यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको बड़ी आसानी से सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन के बारे में लिखना है, फिर ये शर्त लिखनी है और फिर आपको रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र भी आपको ठीक प्रकार से एक दो बार बनाइए, फिर इसका अभ्यास कीजिए और फिर इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या स्पष्टीकरण करना है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हमने उपभोक्ता संतुलन के बारे में रेखा चित्र, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, तटस्थ वक्र तथा कीमत रेखा का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन को समझाइए, या फिर उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए, या क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार, कौन से दृष्टिकोण के अनुसार, क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट बताए थे आपको कि इन पॉइंटों को रखते हुए आपको अपने प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रकार आज हमारा ये उपभोक्ता संतुलन का जो अध्याय सेकंड था वो पूरा होता है। आगे अगले अध्याय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी दीजिए कि हमें कितना समझ में आया, क्या सुधार किया जाए, तो उसकी भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।